आदाब, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। मैं उमर मलिक। मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त बैठी है ये किसी भी तारुफ के जो है वो मोहताज नहीं है, क्यों चौधरी जुल्फ़कार अली साबका वजीर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कदावर लीडर, नायब सदर जम्मू कश्मीर प्रदेश के। इनसे बात करेंगे सबसे पहले मौजूदा हुकूमत के बारे में, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को बने हुए तकरीबन 14 महीने हो चुके हैं और किस तरह से ये देखते हैं मौजूदा हुकूमत के कामकाज को, सबसे पहले वो जानना चाहेंगे। चौधरी साहब। शुक्रिया उमर भाई। आपके सामने 2024 में एक चुनाव हुआ और उस चुनाव के काफ़ी अर्सा के बाद चुनाव हुआ, गालिबन 10 साल के बाद हुआ। आखिरी इलेक्शन 2014 में हुआ था, उसके बाद 2024 में इलेक्शन हुआ। जाहिर सी बात है, जब चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी एक अपना एजेंडा, मैनिफेस्टो लेके अवाम के बीच में आती है और लोगों ने एक बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके जो इत्तेहादी थे उनको वोट देके कामयाब किया। बहुत सारे ख्वाब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे वो लोगों के सामने बेचे, लोगों ने खरीदे। लोगों को लगा कि जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर की जमहूरियत की तारीख में इतनी मैसिव पार्टिसिपेशन जो है लोगों की जो चुनाव में रही, उसको वो अपने आप में दर्शाती है कि लोगों का एक जमहूरियत के रिवाइवल पे कितना बड़ा कॉन्फिडेंस था। और लोगों को लगता था कि ये जो चुन के सरकार आई है ये हमारी नुमाइंदगी करेगी, ये हमारी वकालत करेगी, ये हमारे हकूक़ की बात करेगी और जो इन्होंने वादे अवाम के साथ इलेक्शन के दौरान किए ये हमारे वो वादे पूरे करेगी। क्योंकि किसी भी जमहूरी सरकार में और गवर्नर राज में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। चुनी हुई सरकार को सवालात किए जाते हैं, वो अकाउंटेबल हैं पब्लिक के सामने। लेकिन सर यही मैं काटूंगा, थोड़ा सा आपकी बात को काटूंगा। चुनी हुई सरकार, लेकिन चुनी हुई सरकार यूटी के अंदर रहकर क्या करेगी, जबकि मरकजी सरकार ने वादा किया था कि असेंबली इलेक्शन के फौरी बाद जो है हम यहाँ पर स्टेट को बहाल करेंगे और यहाँ की जो लोगों की डेवलपमेंट जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे, लेकिन वो वादा भी अभी कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। तो चुनी हुई सरकार ऐसे में क्या करे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 2019 में एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जम्मू कश्मीर में, जिस एक्ट की रूह से जम्मू कश्मीर डाउनग्रेड हो गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। और 2024 में जो इलेक्शन हुआ वो यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन। जिस भी शख्स ने वहां पे इलेक्शन लड़ा है उसने यूनियन टेरिटरी के बीच में इलेक्शन लड़ा। जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे हमें तब भी ये पता था कि हम यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर हम अवाम के साथ वो वादे क्यों कर रहे थे कि जो आज हम कहते हैं कि आज यूनियन टेरिटरी ये नहीं कर सकते, जब अगर आपने स्टेट में इलेक्शन लड़ा और उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनी है तब तो बात मानने की है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, जहां तक तल्लक है स्टेट का, जम्मू कश्मीर का हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट मिले। और स्टेट जो देना है वो मरकज की एक कमिटमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ, मरकज की एक कमिटमेंट है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के साथ। लेकिन जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड किन सर्कमस्टांसेस में किया गया उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि एक क्यास, एक इस किस्म के हालात यहाँ पे थे जो कंट्रोल में नहीं हो रहे थे। जहाँ निकलते थे पत्थर खाने पड़ते थे, सरकार की रीच खत्म हो चुकी थी, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अपने पीक पे था। आज पत्थरबाजी नहीं होती, आज सरकार कश्मीर में स्कूल बंद नहीं रहते, आज 365 दिन दुकानें खुली रहती हैं, आज कोई हड़ताल नहीं होती। तो हम ये नहीं चाहते, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मरकजी सरकार ये नहीं चाहती कि हम स्केयर 1 पे वापस जाएं। हम जहां हालात को लेके आए हैं ये हालात इसी तरह से बने रहें और वो उसकी स्थिरता को, उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको असेस करती है। इसका मतलब यही है कि फिर इसको जो है फॉरएवर यूटी रखा जाए? नहीं, ये तो आप खुद कह रहे हैं कि अगर आज हालात ठीक हैं वापस बैकग्राउंड में नहीं जाना है, तो फिर इसका मतलब यही है कि बैकग्राउंड पे नहीं जाने के लिए हमें यूटी को बरकरार रखना है? नहीं, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव देखना, एस्टेब्लिशमेंट के पर्सपेक्टिव देखना,
ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को रियासत मिलेगी और हालात नॉर्मलाइज रहने चाहिए। ये हम सब की दुआ है कि हालात नॉर्मल रहे और जम्मू कश्मीर को स्टेट मिलेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आपकी बात मैं फिर से काट रहा हूँ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करती है, जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती है, या पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती है, फिर दूसरी तरफ डिवीजन क्यों, जम्मू वर्सेस कश्मीर क्यों? और विद इन जम्मू की बात करें, विद इन जम्मू के अंदर भी जो है वो सेक्शंस को जो है वो बांटा जा रहा है, कबीलों को बांटा जा रहा है। देखिए, मेरे जहां तक मेरा तल्लुक है, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट लफ्जों में कहता हूँ कि हिंदुस्तान का आइन सबके लिए सबसे ऊपर है, वो सबको मानने की जरूरत है। जो आदमी भी तजावुज करता है हिंदुस्तान के आइन का, इसका मतलब कि उसको हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, हिंदुस्तान की सालमियत पे यकीन नहीं है। वो किसी भी पार्टी से तल्लुक रखने वाला हो। यहाँ बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में भी होते हैं, जो इस किस्म की बातें करते हैं, जो सोसाइटी को डिवाइड करने की बातें करते हैं। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की आप बायोग्राफी पढ़िए या अटल बिहारी वाजपेयी के यूट्यूब पे जाके उनकी तकरीरें सुनिए। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान तब तक सर्वाइव करेगा जब तक यहाँ के सेकुलर क्रेडेंशियल मजबूत रहेंगे। हिंदुस्तान की मजबूती हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी में है। और मुझे लगता है कि हमें आज के दौर में वाजपेयी की पॉलिसी पे दोबारा से सबको थिंक करना होगा, सोचना होगा, अडॉप्ट करना होगा वाजपेयी की पॉलिसी को, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसा मशवरा आप अपने क़यादत को क्यों नहीं देते? ऐसी बात है, हम तो ये ज़रूरी बात नहीं है कि मैं हर बात आके मीडिया के सामने करूं। हर जगह जो बात है, जो करने की बात है, हम तो वही करेंगे। देखिए, मेरे लिए हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत सबसे ऊपर है। नेशनल इंटरेस्ट मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं सेल्फ हमारा सबसे लास्ट होता है। और जो नेशनल इंटरेस्ट पे बात है, वो हम चाहे कहीं भी हो, किसी भी फोरम पे हो, वो हम करते रहेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है, मैं भी एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता वर्कर हूँ और हर कार्यकर्ता की बात को माना जाए, ऑनर किया जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं अपने ज़मीर के साथ एक बात कहता हूँ, मुझे जब भी जो प्लेटफॉर्म मिलता है, मैं हमेशा बेबाकी से बात करता हूँ। सर, अब थोड़ा सा इससे हटकर हम बात करेंगे, क्योंकि पहले जो मैंने क्वेश्चन किया वो थोड़ा अधूरा था, अब उसको मैं पूरा करूँगा, थोड़ा सा उसे सियासत से और पॉलिटिक्स से हटकर। क्या तालीम और मजहब दोनों अलग हैं? क्या तालीम को मजहब की नज़र से देखना चाहिए या मजहब को तालीम की नज़र से देखना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका इशारा शायद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेट्रो कॉलेज के साथ। बिल्कुल सर। कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का प्रावधान है कि आप इंस्टीट्यूशन मिनॉरिटीज के नाम पे, डिफरेंट सेक्शन के नाम पे आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, हमने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बनाई, हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, हमने हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, हमने गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी बनाई, हमने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेजेस बने हैं इस मुल्क में। और मुझे नहीं लगता कि बेशुमार इस किस्म की मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। ये बात कह देना कि ये कॉलेज सिर्फ मखसूस किसी तबके के लिए है, ये गलत है। लेकिन रिजर्वेशन का प्रावधान भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया है। जहां तक उस कॉलेज की बात है, ये तो श्राइन बोर्ड की गलती है, जिन्होंने जिस वक्त, अब उनका भी कहना अपने लिहाज से ठीक है कि हम डिवोटीज का पैसा इसमें लगता है, टोटल पैसा जो फंडिंग है उसकी डिवोटीज का लगता है। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि मैं जब जाता हूँ डॉक्टर के पास, तो मैं उसकी कैपेबिलिटी देख के, कि मुझे कोई तकलीफ है तो मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाऊं जो कैपेबल है, जो कॉम्पिटेंट है, जो मेरी बीमारी को प्रॉपरली डायग्नोज कर सकता है और ट्रीटमेंट कर सकता है। मैं वो देख के नहीं जाऊंगा ये मेरी बरादरी का है, ये मेरा धर्म मानने वाला है, ये मेरा मजहब मानने वाला है। इन चीजों से मुझे लगता है कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं खटास पैदा हो रही है। जो चीजें वक्त से पहले होनी चाहिए थी, जिन चीजों को आज हाईलाइट किया जा रहा है, ये पहले होना चाहिए। हमेशा हम वकील
देखते हैं तो हम लाइफ वकील के पास जाते हैं, कोई धर्म देख के नहीं जाते, डॉक्टर देखते हैं तो धर्म देख के नहीं जाते, और भी किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो नहीं जाते। मुझे लगता है कि ये जो खटास है, इस खटास को ख़त्म होना चाहिए। ये खटास गलत है, और अगर उनकी आस्था का तल्लुक इसके साथ है, और यकीनन होगा भी, तो उनको चाहिए कि मैं भी कहता हूँ कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को मिनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए। जो बच्चे वहाँ पे आए हैं वो कोई अपनी मर्जी से तो आए नहीं हैं, उनको रिजर्वेशन कश्मीर से आए हैं, तो उनको बेटर है कि दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन कश्मीर। घर से खाना खा के कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, तो वो भी इस टेंस एटमॉस्फेयर में उनकी स्टडी भी बैडली इफेक्ट होती है। तो इसमें और ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो इस चीजों को हाईलाइट करते हैं, और अक्सर और बेशतर मैंने देखा है कि जब ये एलिमेंट्स इन चीजों को हाईजैक कर लेते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वोक करते हैं। तो सर आप कोई एक, क्योंकि आप एक दूरंदेश नजर भी रखते हैं सियासी तौर पर, आप कोई अच्छा सा कोई एक आइडिया या कोई अच्छा सा कोई रोल अदा क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे ये सारी नफरत, ये जो लड़ाई झगड़ा, जो फितना फसाद मचा, ये खत्म हो? देखिए, आज की डेट में दो शख्स यहाँ पे जिम्मेदार हैं। एक रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जी हैं, और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री साहब उमर अब्दुल्ला साहब जो प्रो चांसलर भी हैं उस यूनिवर्सिटी के, और जम्मू कश्मीर के चुने हुए इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। वो मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, वो हिंदुओं के भी मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे जम्मू कश्मीर के हर शख्स के वो मुख्यमंत्री हैं। बेटर यही है कि ये चीजें पब्लिक में जाने से पहले मुख्यमंत्री जी बैठे और एलजी साहब बैठे और इस चीज को डिसाइड करें वंस फॉर ऑल। ये चीजें क्लियर अप होती हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों को ज्यादा पब्लिक में ले जाने की जरूरत है। ये बेटर है। देखिए, अपोजिशन का काम होता है अपोज करना, लेकिन मुझे हैरानगी तो तब होती है जब चीफ मिनिस्टर साहब भी एक मुस्लिम कार्ड प्ले करते हैं। चीफ मिनिस्टर को एज ए चीफ मिनिस्टर एक्ट करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर शुड नॉट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ एनी रिलीजन। Opposition is an opposition. Opposition always remain in the search of some issue. उनको कोई ना कोई इशू चाहिए ही होता है तनकीद के लिए, लेकिन क्या सरकार को भी तनकीद करनी है? जो लोग चुन के आए हैं उनको तनकीद करनी है क्या? तो मुझे नहीं लगता कि ये उमर साहब का जो एक इनमेच्योरिटी है उसको उससे ऊपर उठ के इन मसलों में बैठ के, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ हमने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। यहाँ हमने 2008 की एजिटेशन देखी है, यहाँ हमने 2016 की एजिटेशन देखी है, यहाँ हमने 1971 की एजिटेशन देखी है, या एक हमने टर्माइल से गुजरे हैं, लाखों लोग यहाँ पे मरे हैं, हमने पार्टीशन का सामना किया है, हमारे खानदान बिछड़े हैं, हम लोग मुसीबत ज़दा ये रियासत है, हमारे बच्चे मुल्क भर में तालीम हासिल करते हैं, उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब को एक सेंसिबली बिहेव करना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ साबका वजीर और भारतीय जनता पार्टी के एक कदावर सीनियर लीडर चौधरी जुल्फकार साहब। बहुत सारे सवालात किए, मजीद और भी करने थे, लेकिन वक्त की काफ़ी कमी है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा से इनके साथ मुलाकात होगी और तफसील से एक और प्रोग्राम करेंगे जो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। देखते रहें JK आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया।